Ignited Minds. People, today we will start with class 9 statistics. ठीक है, अगेन एक कॉमन चैप्टर है स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में. ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को इस टर्म में ये आने वाला और वो अब तक सो रहे थे, उन्होंने बताया नहीं मुझे, तो अभी हम क्या करें. ठीक है, सो वी विल हैव टू डू दिस. ओके, स्टैटिस्टिक्स एक कॉमन चैप्टर है सीबीएसई 9th में और स्टेट बोर्ड में. ठीक है, क्या वो नहीं है? अच्छा, चलिए. तूने क्या बोला मैम को कि क्या सर मैथ्स पढ़ाते कुछ समझ में नहीं आता है? लीनियर इक्वेशन क्या आपने क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया, हमने बस एग्ज़ाम दे दिया ऐसे ही, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं सर. हाँ, अरे तो बोल ना भाई, जो नहीं समझ में आया एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद अगर तू बोलेगा कि नहीं समझ में आया तो कैसे चलेगा? ठीक है, आज मैम आएगी तो पूछ लेंगे ना. ओके, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है? देखो, हैंडलिंग डेटा. ठीक है, डेटा हैंडलिंग मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा कोई अगर डेटा रहेगा, ठीक है, इफ़ यू हैव अ ह्यूज डेटा, ठीक है, उस डेटा को बारीकी से देखना बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, तो डेटा के ट्रेंड को हमको समझना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आपके देखो 4 एग्ज़ाम होते हैं मिनिमम पूरे साल में, है ना. तो इस 4 एग्ज़ाम से मतलब एक ही एग्ज़ाम तो हो सकता है. क्यों 4 एग्ज़ाम है? ताकि भाई साहब स्टूडेंट का प्रोग्रेस पता चले. भाई साहब एक साल में अगर वो एक ही एग्ज़ाम देगा पास होने के लिए, दूसरे स्टैंडर्ड में जाने के लिए, वो पास हो भी सकता है, फेल हो भी सकता है. फेल हो गया तो क्या? तो ये जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, इससे आपका एक डेटा एनालिसिस होता है. ठीक है, आपके कहाँ वीक पॉइंट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में आप वीक हैं. ठीक है, हो सकता है मैथ्स में कोई अलजेब्रा में अच्छा हो लेकिन ज्योमेट्री में वीक हो. ठीक है, तो हो सकता है साइंस में कोई बायोलॉजी में अच्छा हो लेकिन फिजिक्स में वीक हो. तो इस सारी चीज़ों को ठीक से एनालाइज करने के लिए और प्रॉपरली सही टाइम पे फिक्स करने के लिए हम डेटा एनालिसिस करते हैं, और डेटा को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ डेटा एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, डेटा को हम कैसे स्टडी करते हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि एक झलक में हमको पूरा आइडिया मिल जाए. सिर्फ आपके एकेडमिक्स में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी देखो डेटा यूज़ होता है. आपने अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच, कोई भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा रहेगा तो बार बार देखो ऐसा आता है प्रोजेक्टेड स्कोर. कैसे आता है वो भाई साहब प्रोजेक्टेड स्कोर? मतलब जिस तरह से इंडिया भी खेल रही है तो अगले 50 ओवर में इतना बना लेगी. ठीक है, ये भी डेटा के ऊपर ही है. दिस इज ऑल्सो अ डेटा. ये अभी एवरेज चल रहा है, तो अगर यही एवरेज चलता था लगभग 50 ओवर के अंदर इतना बना सकती है. ठीक है, ऑल दिस इज बेसिकली डेटा. ठीक है, डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है स्पेशली बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और कंपनीज में. मैं अगर बोलूं आपके कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट जॉब्स में भी, आपके जितने भी जॉब्स हैं उसमें एटलीस्ट 50 to 60% डेटा एनालिसिस से रिलेटेड. ठीक है, 50 to 60% जॉब्स इन ऑल कंपनीज आर बेसिकली एनालाइज्ड बाय डेटा. ठीक है, डेटा एनालिसिस पे चलता है. बाकी फ्रंट लाइनर्स होते हैं मार्केटिंग वगैरह, लेकिन डेटा एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है, और लगभग जो आज आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वही चीज़ें लगभग रिपीटेडली आप 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, यहाँ तक कि अगर आपने कॉमर्स लिया रहेगा तो भी इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसका कॉमर्स में भी यूटिलिटी है. इवन इफ यू स्विच ऑन टू कॉमर्स देन ऑल्सो यू हैव टू स्टडी दिस. ठीक है, तो जैसे अगर आपने कोई दुकान खोल ली तो भाई उसका भी एक डेटा है ना. आपके सेल्स कब किस महीने में ज़्यादा हो रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने भाई साहब कोई आइसक्रीम पार्लर खोल लिया तो अभी वो आइसक्रीम ठंडी के टाइम पे शायद ही बिके. अगर आपने भाई साहब कोल्ड ड्रिंक्स का कोई खुला हुआ है तो वो गर्मी के टाइम पे आपको ज़्यादा सेल दिखाई देगा, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट सेल होगा? नहीं, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा पीते हैं लेकिन नॉर्मल सीजन में शायद ज़्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे. अभी अगर गारमेंट्स का शॉप खोला आपने तो आपको फटाक से दिवाली के टाइम पे ऐसे डेटा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आगे चल के वही सेम सेल्स नहीं रहेंगे. तो आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज होंगी
वो उस डेटा के अराउंड होती हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज बेसिकली पाइल्ड अप इन फॉर्म ऑफ डेटा, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी पीपल, ठीक है। वी हैव where have we seen statistics? We have seen use of statistics in our textbooks and newspapers as well as on TV. The following clips are of the examples. अभी देखो इलेक्शन आने वाला है, आप देखोगे इलेक्शन के पहले मतलब एक एनालिसिस होती है और उस एनालिसिस के वजह पे विनिंग पार्टी का प्रोजेक्शन होता है कि कौन सी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जिसको हम रुझान बोलते हैं, ठीक है। इट्स एक्चुअली प्री एनालिसिस। लोग वोट देकर किसी को तो जिताएंगे ही, है ना, तो वो पार्टी तो जीतने ही वाली है या वो उम्मीदवार तो जीतने ही वाला है, लेकिन डेटा के हिसाब से एक प्री एनालिसिस भी होती है। ये अगर आप न्यूज़ वॉच करते रहेंगे इलेक्शन के टाइम पे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, सो ये आपके न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है, टेक्स्ट बुक्स में आप डेटा को देखते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों में आप डेटा को देखेंगे। तो जैसे दिस इज बेसिकली डेटा, एयर का सैम्पलिंग है भाई साहब, ठीक है। एयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9% है, आर्गॉन गैसेस दैट इज बेसिकली 0.9%, अदर गैसेस 0.17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इस पूरे को देखकर आप क्या बता सकते हैं, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का, उसके बाद किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर आप ये परसेंटेजेस भी नहीं देख रहे होंगे, लेट्स से अगर ये परसेंटेजेस ना लिखे होते, ठीक है, तो भी आप बता सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा। अगर समझ लो ये परसेंटेजेस नहीं दिया होता तो भी आप इसको विजुअली देखकर बता सकते हैं, है ना। तो ये विजुअली देखकर बता सकते हैं किसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा, है ना। दिस इज बेसिकली व्हाट, नथिंग बट अ पाई चार्ट। ये आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट अ पाई चार्ट, क्लियर है। तो इसमें आपको एक लगभग औसताना अंदाज हो जाएगा कि किसका परसेंटेज एयर में सबसे ज्यादा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके ओके ओके। So the presence of different gases in air is shown in the diagram, ठीक है। अगर आप देखोगे भाई साहब टोटल रेनफॉल, ये आपका एक डेटा हो गया, दिस इज बेसिकली ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से आप भाई साहब डेटा को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ईयर वाइज रेनफॉल का डेटा है किसी रीजन का। 1995 में इतना हुआ था, 1996 में। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कभी हुआ था, यू कैन से दैट 1995 इज व्हेन द हाईएस्ट रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो इस तरह से एक झटके में ही आप डेटा को देखकर बता सकते हैं भाई साहब कौन हाईएस्ट है कौन लोवेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज द स्कोप ऑफ डेटा, ठीक है। सो रेनफॉल फॉर डिफरेंट ईयर्स इज शोन, ठीक है। अभी समझ लो यहाँ पे क्रॉप्स का ग्रोथ है, ठीक है। पैडी, व्हीट, कॉटन, व्हीट, कोकोनट, मेज, बनाना, ज्वार, सोयाबीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो आपका एक भाई साहब क्या है, सरप्लस बायोमास। तो ये सारे आपके क्रॉप्स के ग्रोथ हैं, देखो, ठीक है। कैसे भाई साहब ये क्रॉप्स के ग्रोथ हुए या कैसे क्रॉप्स का बेसिकली प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो तमाम जगहों पे, ठीक है, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इज शोन इन दिस डायग्राम, ठीक है। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स पीपल, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एज वेल एज कंक्लूजन, ठीक है। तो पहले तो आप भाई साहब डेटा का कलेक्शन करेंगे, है ना। डेटा विल बी कलेक्टेड, क्लियर है पीपल, ठीक है। सो डेटा विल बी कलेक्टेड, प्रेजेंटेशन, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब उसकी होती है एनालिसिस और उसके बाद होता है इसका भाई साहब कंक्लूजन, ठीक है। सही मायने पे पता नहीं अभी जितने भी बड़े स्कूल हो और जितनी भी उनकी हाई फाई फीस हो, लेकिन सही मायने पे स्कूल के पास इतनी बड़ी एक टीम होती है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो शायद उलझ रहे हैं, क्योंकि देखो हमारी पढ़ाई जो तो सार्वजनिक है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को आएगा भाई साहब, है ना। लीनियर इक्वेशन मेरे हमको नहीं समझ में आया तो ठीक है भाई, नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं, हमने तो टेस्ट भी दे दिया लेकिन नहीं समझ में आया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके ज़्यादा मैं कुछ करा नहीं सकता। अगर आपको 7-8 क्लास लेने के बाद पर चैप्टर कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है मेरे से, तो दैट इज़ माई एंड और माई लिमिट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है। मेरी भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा साल वही चैप्टर पढ़ाता रह गया तो बाकी सारे चैप्टर्स का क्या होगा। सो देयर इज़ अ स्पीड विथ विच आवर कोर्स हैज़ टू रन एज वेल, ठीक है। ओके, तो अभी आप इस चीज़ को समझिए, शायद मेरे यहाँ पे 3 या 4 टीचर्स ही हैं, लेकिन स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, 50 टीचर्स होते हैं, लेकिन 50 टीचर्स लगभग सेम तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ लेट्स से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको भाई साहब लेट्स से आपका 40% से लेस मिल रहा है किसी सब्जेक्ट में, हो सकता है वो अंदरूनी तरीके से चाहते भी हैं कि वो अच्छा करें लेकिन वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। कोई जानबूझ के नहीं कर रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द स्कूल डूइंग फॉर दीज पीपल। एक पीटीआई होता है, लोग आते हैं, ये देखो तुम्हारे बच्चे ने ये क्या है, पेपर ये है,
बस हो गया खत्म। इज इट एनीथिंग एल्स दैट इज बीइंग डन? तो प्रॉपरली अगर हम देखें तो हमारा एजुकेशन अभी तक इंडिविजुअल नहीं हुआ है, और शायद जितनी बड़ी आबादी के हम हैं हो भी नहीं पाए, है ना। इंडिविजुअल एजुकेशन नहीं हो सकता तो सार्वजनिक ही हो सकता है, लेकिन क्या इस सार्वजनिक में भी हम कोई समाधान निकाल सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि इनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज थोड़ी धीरे है या स्लो है। ठीक है, सो दे आर बीइंग टेकन इनटू अ सेपरेट क्लास, और वहाँ पे अलग तरीके के प्रोफेशनल्स या टीचर्स होते हैं उनको टीच कराने के लिए। उस मोड से इस मोड में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, और ये कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इन बच्चों को सेग्रीगेट नहीं किया जा रहा है, इन बच्चों को बेसिकली सेपरेट आउट किया जा रहा है, ताकि अगर किन्हीं बच्चों को फास्ट मोड ऑफ मेथडोलॉजी से हम सिखा सकते हैं और ज़्यादा आगे तक ले जा सकते हैं, इनको पहले उस टाइम उस लेवल तक तो लाएं। हम फास्ट सिखाते रहेंगे लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा वैसा, तो इसलिए सेग्रीगेट कर दिया जाता है। ठीक है, सो डेटा से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन कर सकते हैं, डेटा को बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है, डेटा की जाती है एनालिसिस। नाउ व्हाट डज एनालिसिस मीन, कि कितने लोग भाई साहब 40% के नीचे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या किसी सब्जेक्ट की वजह से आ रहे हैं या किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक की वजह से आ रहे हैं, ऐसा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीप रूटेड एनालिसिस। एंड देन वी कंक्लूड, फिर हम एक कंक्लूजन करते हैं। सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई बिजनेस भी खोल लिया होगा तो उसमें आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी। किस टाइम पे, महीने में, साल के कौन सा ज़्यादा सेल होता है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट्स कौन से ज़्यादा आपके बिकते हैं, ठीक है, इन सब की एनालिसिस होती है और फाइनली कंक्लूजन होता है। पूरा धंधा उसी पे चलता है। जिसने डेटा को अच्छी तरह से समझ लिया, लगभग 80 to 90% प्रॉब्लम बिजनेस में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज देयर विल ऑलवेज बी अ स्ट्रगल। ठीक है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम माय डे टू डे लाइफ। ठीक है, 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, एक डेटा हो गया। नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस फॉर द लास्ट 2 years, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स। ठीक है, literacy rate figures obtained from the educational survey. Of course, remember that there can be many more different answers. कुछ सिर्फ यही नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई सेक्टर 10 में बिटवीन द एज ऑफ 10 to 20 हाउ मेनी पीपल आर देयर और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, सो बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 20 हाउ मेनी पीपल आर देयर, तो ये एक डेटा हो गया भाई साहब। ठीक है, सो अलग अलग तरीकों से डेटा हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा, when the information is collected by the investigator himself with a definite objective in his mind। तो जो भाई साहब डेटा कलेक्ट कर रहा है उसके पास एक ऑब्जेक्टिव है माइंड में, इसी वजह से मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा, when the information is gathered from a source which has already had the information stored, this data which has been collected by someone else। ठीक है, कोई और आपके लिए डेटा कलेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, आप भाई साहब एक मार्केट सर्वे करा रहे हैं तो डेटा कलेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं इसको, है ना, कितने लोग हैं वो गिन रहे हैं आप। नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, ये भी आप खुद गिन रहे हैं, तो ये एक प्राइमरी डेटा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस फॉर द लास्ट 2 years, आवर हाउस, खुद के हाउस की बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी डेटा हो जाएगा। प्राइमरी डेटा क्या हो गया भाई साहब, 1, 2 and 3। इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, तो टेलीविजन या न्यूज़पेपर इन्वॉल्व है इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। somebody else is collecting the data for you, so this will be an example of secondary data। literacy rate figures obtained from educational survey। ठीक है, तो सेकंड, ये भी भाई साहब आपका एजुकेशनल सर्वे आप खुद तो करेंगे नहीं, घर घर में जाकर आप तो नॉक करेंगे नहीं। ठीक है, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विल डू दिस, तो ये आपके लिटरेसी रेट्स को निकालेगा भाई साहब। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। व्हेन डेटा इज कलेक्टेड बाय समबडी एल्स ऑन योर बिहाफ, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। व्हेन यू योरसेल्फ कलेक्ट द डेटा, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। ठीक है, हालांकि मैथ्स में इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। अभी हम आते हैं भाई साहब प्रेजेंटेशन में। ठीक है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक होता है भाई साहब न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, एक होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और एक होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप डेटा को भाई साहब या तो बड़े से छोटे में अरेंज करते हैं या छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पहला हो गया भाई साहब आपका न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, 14 14 14 15 बोल दे, नहीं बोलना 15, अरे 15 ले ले,
18, चलो 18, 32 ले लेते हैं, चलो ओके ओके। सो जैसे अगर मैं बोलूँ कि कुछ लोगों का ऐसे सर्वे किया जा रहा है, ऐसे हम ताबड़तोड़ उम्र पूछ रहे हैं लोगों की। कोई बोल रहा है भाई साहब 14, कोई बोल रहा है 15, कोई बोल रहा है भाई साहब 16, कोई अगेन 14 बोल रहा है, कोई अगेन 15 बोल रहा है, कोई बोल रहा है भाई साहब 32 यक्षिता भगत, ठीक है। तो ऐसे भाई साहब लोगों का हम क्या कर रहे हैं, डेटा कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है ओके। तो इस तरह से अगर हम डेटा कंपाइल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज अनग्रुप्ड डेटा। तो 14 में भाई साहब कितने लोग हो गए, 2, 15 ईयर्स वाले कितने लोग हो गए भाई साहब 2, 16 ईयर्स वाले 1, 32 ईयर्स वाले 1, ऐसा एक अनग्रुप्ड डेटा हो गया। इसी चीज को अगर आपको ग्रुप में करना है तो आप क्या करेंगे भाई साहब, आप लेंगे भाई साहब 10 से लेकर, ठीक है, 20 तक कितने लोग हैं, तो आपको 2 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे 14 के, तो यहाँ पे 2 लोग हो गए, ये हो गया आपका ग्रुप, ठीक है। फिर आपका भाई साहब लेट्स से 10 से लेकर आप 12 से लेकर 14 तक ले लो, 12 से लेकर 14 तक 2 ग्रुप हो गए, ठीक है। 14 से लेकर 16 तक भाई साहब 2 लोग हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, अभी डेटा को ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने बोला कि किसको कितने मार्क्स मिले, लेट्स से आपको अगर पूछा जाए कि भाई साहब मार्क्स कितने मिले हैं किसी भी सब्जेक्ट में, सब अपना अपना मार्क्स बताएंगे। लेकिन अगर मैं उसको ग्रुपिंग कर दूं तो 0 to 10 कितने लोगों को मिला है, 10 to 20 कितने लोगों को मिला है, 20 to 30, 30 to 40, सो देन वी विल हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल फॉल इन दैट ग्रुप, और इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग। तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। जैसे देखो यहाँ पे अनग्रुपिंग है, 12 साल के लोग कितने हैं भाई साहब 9, 13 साल के 6, 14 साल के 3, 15 साल के 0 और 16 साल के भाई साहब 2, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर। अगर मैं बोलूं 12 से 14 साल के कितने होंगे, अगर ग्रुप ऐसा ग्रुप बनाए हम डेटा का, तो कितना हो जाएगा, 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल क्या है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो पूरे डेटा को अगर आप ग्रुप में डिवाइड करते हैं प्रॉपर ग्रुप्स में, तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो आपका 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 कितने लोग हैं, ये हो जाएगी आपकी भाई साहब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है पीपल, हम ठीक है। तो आपका ये हो गया भाई साहब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, जहां पे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे डायग्रामेटिक, ठीक है। ये आपका देखो जैसे एज इन ईयर्स है, ये भी आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। ये वाला देखो इस तरीके के डेटा को हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ कहाँ तक आया है 10, और यहाँ पे कहाँ से चालू हुआ है 11, मतलब 10 से लेकर 11 को तो निकल गए तुम, है नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपका क्या है भाई साहब, आपका डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ओके। यहाँ पे क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, कंटिन्यूअस। ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस और ये हो गया भाई साहब आपका कंटिन्यूअस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपका भाई साहब जैसे हिस्टोग्राम है, देखो जब बार ग्राफ्स ऐसे होते हैं ना, ये ग्राफ यहाँ पे एक ऐसा, मतलब अनअटैच्ड है, ठीक है, डिटैच्ड है बोल सकते हैं हम। तो जैसे समझ लो आपका कोई आपने ऐसा ग्राफ दौड़ाया है, यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे एक ग्राफ है, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ, इसको हम बोलेंगे बार ग्राफ, ठीक है। और जब ऐसे सटे हुए रहते हैं भाई साहब तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राफ, ठीक है। दिस इज नोन एज अ हिस्टोग्राफ, ठीक है। सो दिस इज नोन एज, तो ये आपका भाई साहब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 से 9 तक हम ऐसे पॉइंट, ये हिस्टोग्राम जो होता है उसके मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे, हिस्टोग्राम आपने ड्रॉ किया और इसके मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, एक झटके में ही आपको डेटा देखकर समझ में आ रहा है कि भाई साहब इस पूरे चीज का पीक पॉइंट कितना है, 12 है, ठीक है। क्लियर है। सो यही आपका है, देखो हिस्टोग्राम, तो ये आपको डेटा का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। और क्या हो सकता है बोलो, बार डायग्राम, दिस इज बेसिकली बार ग्राफ और बार डायग्राम। यहाँ पे भाई साहब अनअटैच्ड है, ठीक है, ये अटैचमेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका बार डायग्राम, ठीक है ओके। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सम सिचुएशन, पाई चार्ट भी आपका एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। सो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सम सिचुएशंस लाइक फाइंडिंग लेंथ्स, areas and volumes of objects in consideration. So numerical presentation, arranging the data in ascending or descending order, in which we have to remember one very important term, that is what, the range of data. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको ध्यान में रखना है, वो क्या है आपका रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज ऑफ डेटा क्या होती है भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर 0 to 10 बोल रहे हैं तो इस डेटा का रेंज कितना हो जाएगा, 10 - 0, दैट विल बी हाउ मच, 10, ठीक है, 10 - 0 हो जाएगा इसका रेंज,
so that will be 10. ठीक है, तो range of the data will be maximum value minus minimum value, that is called the range of the data. ठीक है, ungroup frequency distribution table, यहाँ पे देखो ages of some students are collected, 13 है, कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 14 साल का है, ठीक है, 32 साल का कोई नहीं मिल रहा है, ओके चलो ठीक है. सो इन दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल अलोंग 3 कॉलम्स, आपको भाई साहब 3 कॉलम्स में टेबल बनाना है. ठीक है, एज इन ईयर्स, ठीक है, फिर आप बोलेंगे भाई साहब टैली मार्क्स. टैली मार्क्स मतलब समझते हो ना भाई साहब, टैली मार्क्स मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10, ऐसे हम टैली मार्क्स करते हैं. ठीक है, ओके, सो टैली मार्क्स और फाइनली क्या आ जाएगी भाई साहब आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो एक्चुअल काउंट है. थर्ड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ओके, सो एज इन ईयर्स भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे इन द फर्स्ट कॉलम, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे 12, ठीक है, 12 13 14, और कौन है भाई साहब, और कुछ दिख रहा है तो 13 का ले लेते हैं हम, देखो 1, ठीक है, 12 का 1, 13 का 1, इधर 12 का एक और, ठीक है, 13 का एक और भाई साहब, 12 का एक और, 14 का एक, 12 का, ठीक है, 14 का 2, ठीक है, 12 फिर 13, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे और एक एक ड्रॉ करते जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, सो व्हाट डू यू गेट, 7 6 एंड 3, तो टोटल आपका कितना हो गया भाई साहब 16. इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इज इट एब्सोल्युटली इजी टू कॉम्प्रीहेंड? ओके, तो आपका भाई साहब टोटल कितना हो गया यहाँ पे 16. आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? बोल दो ना. ठीक है, ओके, सो ये आपका भाई साहब एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया. अनग्रुप मतलब यहाँ पे कोई ग्रुपिज्म नहीं है. द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. किसी का ए है, बी है, किसी का ओ है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है. तो आपके ये 4 ब्लड ग्रुप से होते हैं ह्यूमंस में, ए बी एंड ओ. ठीक है, प्राइमरी वी हैव 4 ब्लड ग्रुप्स अमंगस्ट ह्यूमंस. ठीक है, हाँ इसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, लेकिन उसमें फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ब्लड ग्रुप ही दिया हुआ है. ठीक है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप भाई साहब अगेन 3 कॉलम बनाएंगे. ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे. ब्लड ग्रुप का हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा टैली मार्क्स, और तीसरा हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे आप डालेंगे टैली मार्क्स और ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी. जैसे जैसे आप लाइन में गिनते जाएंगे वैसे वैसे आप एक एक मार्क्स ड्रॉ करते जाएंगे, और जो भी आपका फाइनल होगा वो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो ब्लड ग्रुप A1, तो ये आप देखो यहाँ पे हर एक का ऐसा ड्रॉ करते जा रहे हैं. जैसे जैसे आप गिनते जा रहे हैं यू आर बेसिकली ड्रॉइंग इट. ठीक है, एज एंड व्हेन यू आर काउंटिंग, ठीक है, यू आर ड्रॉइंग इट. तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 962, तो आपका कितना हो गया 30 स्टूडेंट्स. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके. सो अभी यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई साहब मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका, ब्लड ग्रुप O. मोस्ट कॉमन ग्रुप विल बी ब्लड ग्रुप O. और रेयरेस्ट कौन सा हो जाएगा, देखो सबसे कम जिस इस डेटा में जिसका है वो सबसे कम मतलब 3 जिसका है. ठीक है, मतलब ये हो गया आपका AB. ठीक है, द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हियर इज AB. क्लियर है? क्लियर 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 पीपल? हम ओके ओके ओके. 3 कॉइन्स वेयर टॉस्ड 30 टाइम्स. 3 कॉइन्स हैं और इनको भाई साहब हमने 30 बार टॉस किया है. ठीक है, 3 कॉइन्स हैव बीन टॉस्ड 30 टाइम्स. ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज. तो नंबर ऑफ हेड जो अकर हो रहा है, 3 कॉइन्स वेयर टॉस्ड, ठीक है, 30 टाइम्स. तो आप भाई साहब 3 कॉइन को उछाल रहे हैं 30 बार. ठीक है, तो आपका टोटल रीडिंग का वैल्यू आना चाहिए 3. तो अभी देखो 3 कॉइन को हमने एक साथ उछाला, तो यहाँ पे कितने आए, किसी का भी हेड नहीं आया, मतलब तीनों का क्या आया, टेल आया. दूसरी बार उछाला तो 2 के टेल आए, 1 का हेड आया, है ना, तो इसका मतलब 1 हेड. हम यहाँ पे सिर्फ किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हेड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं. क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी आपने 3 कॉइन को एक साथ उछाला है तो 3 में से 2 का हेड आया है. ठीक है, यहाँ पे भी 3 में से 2 का हेड आया है, 3 में से 1 का हेड आया, ऐसे आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं. आर वी क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. जहाँ पे भी 0 है मतलब तीनों के तीनों आपने जब उछाले तो वो टेल्स आ गए. ठीक है, ओके. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो अभी हम बाल रहे भाई साहब नंबर ऑफ हेड्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स 1 2 3. ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि कॉइन 3 से ज़्यादा नहीं है. ठीक है, 3 कॉइन को उछालेंगे तो मैक्सिमम हेड्स आपको क्या आएंगे, 3 ही आएंगे ना, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते. ठीक है, तो 0 1 2 3, एक भी हेड ना आना, 3 में से 1 हेड आना और बाकी का 2 का टेल, 3 में से 2 का हेड आना और बाकी का 1 का टेल, और 3 में से तीनों का हेड आना.
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी हम टैली मार्क्स करते जाएंगे भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आर टैली मार्क्स, तो ऐसे गिनते जाओ भाई साहब। 0 जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 पे लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 पे लाइन ड्रॉ करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और हर 4 के बाद आप क्या करोगे भाई साहब, पूरा एक लाइन ही खींच दोगे ताकि वो 5 हो जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली गोइंग टू ड्रॉ द एंटायर डेटा, ठीक है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 6, 10, 9 एंड 5। तो टोटल आपका कितना हो गया भाई साहब, 30, ठीक है। 30 टाइम्स है भाई साहब, 3 कॉइन्स वेर टॉस्ड फॉर 30 टाइम्स, ठीक है। सो दिस इज द डेटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। द वैल्यू ऑफ पी अप टू पाई है, बेसिकली द वैल्यू ऑफ पाई है ये, ठीक है। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करते हो तो अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपको जितने भी यहाँ पे डिजिट्स मिल रहे हैं 0 to 9, आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजीजेस। तो आपका भाई साहब डिजिट्स हो गया, ये टैली मार्क्स हो गया, और फ्रीक्वेंसी 0 जितनी बार आएगा भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको आप करते जा रहे हो तो 1, तो आपने 1 में 4 आया यहाँ पे, 4 पे एक, ठीक है। 1 फिर से आएगा तो यहाँ पे आपने एक और 1 का ड्रॉ खींच दिया। 5 आया भाई साहब यहाँ पे, तो 5 का एक, ठीक है। फिर 2 आया भाई साहब यहाँ पे, तो 2 पे आप एक डंडी खींचने हैं। 6 फिर आपका यहाँ पे भाई साहब एक, ठीक है। तो ऐसे भाई साहब आप खींचते जाएंगे जितने भी आपके यहाँ पे 50 हैं बेसिकली। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कमिंग आफ्टर द डेसिमल प्लेस हेयर हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 50। एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा क्योंकि 22/7 आपका एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। सो दीज आर द नंबर्स दैट वी गेट। तो विच, तो यहाँ पे आपको देखो पूछा हुआ ये कितना आना चाहिए, देखो 5 + 5, ये आपका टोटल आना चाहिए 50, क्योंकि वहाँ पे 50 डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल प्लेस दिया ही हुआ है आपको, देखो अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो 2 + 5 7, 12, 12 + 8 20, 24, 24 + 5 29, 29 + 4 33, 33 + 4 37, 37 + 5 42, 42 + 8 50। Are we clear on this one people? ठीक है। Okay, so what are the most and least frequently occurring digits? सबसे ज्यादा कौन सा डिजिट अकर हो रहा है यहाँ पे? 3 और 9 क्लियरली दिख रहा है भाई साहब। 3 8 बार आया हुआ है और 9 भी आपका 8 बार आया हुआ है। एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा आ जाएगा बोलो? 0, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स आर 3 and 9 एंड द लीस्ट अकरिंग इज 0, ठीक है। ओके ओके ओके। ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तो अभी तक हमने क्या देखा? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अभी हम पूरे डेटा को ग्रुप करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो उसको अनग्रुप तरीके से रखना भी मुश्किल पड़ता जाएगा, इसीलिए उसका ग्रुपिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्रुपिंग। सो इन द फर्स्ट कॉलम द डेटा इज क्लासिफाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप इज कॉल्ड, तो जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे ग्रुप क्लास मार्क्स ऑब्टेन्ड, इन द सेकंड कॉलम टैली मार्क्स, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो 1 to 10, ठीक है। तो एवरी क्लास इट इज ओन लोअर लिमिट। देखो ये होता है आपका लोअर लिमिट और ये होता है आपका भाई साहब हायर लिमिट। इस क्लास का लोअर लिमिट कितना हो गया? 11, और अपर लिमिट कितना हो गया? 20। इस क्लास का लोअर लिमिट कितना हो गया? 21, और फाइनली अपर लिमिट क्या हो गया आपका? 30। इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के एक स्पेशल प्रॉपर्टी को बताइए क्या हो सकता है, हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें कैलकुलेशन और चिंदीगिरी काम ज़्यादा है, मुंशीगिरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लरिकल वर्क आपका ज़्यादा है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका भाई साहब 10th में भी रहेगा, 11th में भी रहेगा। ऋतु, मतलब तुम कितना डीपली किसी चीज में एनग्रॉस थे। आई लैंडेड फ्रॉम द मून ऑन अर्थ। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे आपका ये जो आपका पूरा चैप्टर ये 10th में भी रहेगा, 11th में भी रहेगा। कॉमर्स लेंगे तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये। सो हैव योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, कंसेप्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, चिंदीगिरी काम इसमें थोड़ा ज़्यादा है, मुंशीगिरी की तरह भाई साहब टैली मार्क्स बनाते रहो, फिर भाई साहब उसको ऐड करते रहो, डेसिमल प्लेसेस में आपका आंसर आएगा, ठीक है। कभी कभी भाई साहब अरे ये 40 क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने कोई गिनती में गलती कर दी है क्या, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पे हाँ, मैं आपसे जो पूछ रहा था, इस टेबल में एक स्पेशल चीज़ क्या है जो नोटिसेबल है? हाँ जी बोलिए। डिसकंटिन्यूअस है, समझ में आता है आपको तो? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अरे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको समझ में आता है, उधर बोलते हैं नहीं आता कुछ भी। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। क्लियर है? आर वी क्लियर? 1 to 10 हो गया भाई साहब, 11 to 20 हो गया। तो आपका 10 से लेकर 11 तक आपने कोई रिप्रेजेंटेशन किया नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इस तरीके के डिसकंटिन्यूअस ग्राफ को आप स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेज में आप यूज नहीं कर सकते। आप आगे चल के पढ़ेंगे भाई साहब मीन, एक और चीज आएगा जिसका नाम होता है भाई साहब मीडियन, और इसका एक और चीज आता है भाई साहब जिसका नाम होता है मोड। मोड में तो आप डिसकंटिन्यूअस क्लास यूज कर ही नहीं सकते हैं, मीडियम में थोड़ा बहुत भी चल जाएगा, मीन में भी, लेकिन डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन करना। इसीलिए आपको हमेशा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं कैसे आप डिसकंटिन्यूअस ग्राफ को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 10 और 11 के बीच में कितने का फासला है? 1 है ना, 1 का आधा कितना होगा? 0.5। तो आप इस 1 से 0.5 को माइनस करोगे तो आपका अभी क्या हो जाएगा, देखो इसी डेटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, और इस 10 पे 0.5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 10.5। ठीक है, क्लियर है? अभी आते हैं इसमें, इस 11 से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10.5। ठीक है, और इस 20 पे अगर 0.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 20.5। बाकी ये सारी चीजें सेम ही रहेंगी, दीज आर गोइंग टू जस्ट रिमेन द सेम। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 21.5। ठीक है, सॉरी 20.5, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? 30.5। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका डेटा 11, 11, 18। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब डेटा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, 0.5 टू 10.5 हो गया, 10.5 टू 20.5 हो गया, 20.5 टू 30.5 हो गया, ये आपका भाई साहब डेटा हो गया। अभी क्या ये कंटिन्यूअस डेटा है? जहां पे ये खत्म हो रहा है क्या वहीं से ये शुरुआत हो रहा है? जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरुआत हो रहा है, कोई डिसकंटिन्यूटी है नहीं। यहां पे देखो डिसकंटिन्यूटी है, तो जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से ये शुरुआत नहीं हो रहा है, इसलिए देयर इज अ डिसकंटिन्यूअस, दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। वी हैव टू मेक अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ इन, और रादर डिसकंटिन्यूअस डेटा वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंटिन्यूअस, उसके बाद ही हम स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले उस पर अप्लाई कर पाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, देखो हो सकता है कि ये 12 से चालू, हो सकता है कि बस अभी 15 से चालू, करना आपको वही चीज है कि 10 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का डिफरेंस हो गया, तो 2 को डिवाइड करोगे भाई साहब किससे? 2 से, और कितना आ जाएगा? 1। तो इससे भाई साहब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे और इस पे 1 ऐड करोगे, इस पे भी भाई साहब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे और इस पे 1 ऐड करोगे, अगर ऐसा रहेगा तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट, दिस विल बी अपर लिमिट। ठीक है, नॉट द सेम, देखो यहाँ पे 10 और 11 है, 20 और 21 है, सो नॉट द सेम। इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम नहीं है, तो क्या किस टाइप का डेटा हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस डेटा हो गया। ठीक है, दिस इज नोन एज द क्लासेस आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। ठीक है, ओके। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इन दिस मेथड वी प्रिपेयर अ टेबल विद 3 कॉलम्स। ठीक है, तो आपके 3 कॉलम वाला हम टेबल निकालते हैं, क्लास मार्क्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, 0 to 10। ठीक है, द क्लासेस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लासेस, तो आपने भाई साहब ऐसा कंटिन्यूअस क्लासेस से ही बना दिया। ठीक है, ये हो गई भाई साहब फ्रीक्वेंसी। व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूअस वी फॉलो लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग अपर लिमिट्स। अगर भाई साहब आपका क्लासेस कंटिन्यूअस है, मतलब देखो 10 तो ये 10, 20, 20 ये 8, अभी आप सारे कैलकुलेशन इस तरीके के डेटा से स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जो भी कैलकुलेशन है आप इस तरह के डेटा को यूज करके कर सकते हैं। दीज आर नोन एज continuous classes, that is for class 0 to 10, 10 is the upper limit, so tally max for 10 is recorded in the next class, that is 10 to 20। अच्छा, एक चीज और, जब आप टैली मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस अपर लिमिट को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लास मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, किसी को अगर समझ लो ऐसा डेटा दिया हुआ है आपको 9, ठीक है, 8, 7.5, ठीक है, 10, फिर 10.5, 12, ऐसे भाई साहब आपके मार्क्स है, क्लास में मार्क्स ऑब्टेन्ड है। ठीक है, और भी आगे भी है, 40 जनों का मार्क्स ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इस 9 को किस में डालोगे? इसमें डालोगे, यस। 8 को इसमें डालोगे भाई साहब 0 to 10 में, यस। 7.5 को इसमें डालोगे, यस। 10 को नहीं डालोगे। ठीक है, 10 भाई साहब आएगा तुम्हारे इसमें। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 तुम दोनों जगह इंक्लूड नहीं कर सकते ना, इधर भी इंक्लूड नहीं कर सकते, सो 10 विल एक्चुअली कम हियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम, तो 10 विल कम हियर।
आर वी क्लियर? 10.5 ऑब्वियसली इधर ही आएगा, ठीक है, 12 ऑब्वियसली इधर ही आएगा, समझ में आ रहा है ये? तो अगर 10 हो गया तो भाई साहब ये इधर ही आएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So that is for class, that is for class 0 to 10. 10 is the upper limit, so tally marks for 10 is recorded in the next class, that is 10 to 20. क्यों भाई साहब झाग रहे थे? The distance in kilometer for 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. तो आपका भाई साहब प्लेस ऑफ रेसिडेंस से लेकर साइट तक का डिस्टेंस, ठीक है, 40 इंजीनियर्स का जो उस जगह पे एम्प्लॉयड थे उनका डेटा निकाला गया है, ठीक है। किसी का भाई साहब 5 किलोमीटर है, किसी का 3 किलोमीटर है, ठीक है, किसी का घर उसके साइट से 10 किलोमीटर है, तो ये आपको देखा जा रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ डेटा। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल with class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5 with 5 not included, ठीक है। What main features do you observe from this tabular representation? देखो ये 0 to 5 5 not included यहाँ पे लिखा है, अगली बार सवाल में ये लिखा नहीं रहेगा, लेकिन आप हमेशा मानकर चलिए कि जो अपर लिमिट होता है उसका वैल्यू ग्रुप फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे आपका भाई साहब कंटिन्यूस डेटा है तो अपर वैल्यू को आप डिसरिगार्ड करते हैं। जैसे अभी हमने देखा 10 को हम 0 to 10 में नहीं लेंगे, हम 10 to 11 में लेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला चीज जो है वो सारे डेटास के लिए जो कंटिन्यूस हैं उनमें एप्लीकेबल है, अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अगर हम देखेंगे पिछले वाले सवाल में, अगर ऐसा डेटा रहता 0 to 10 11 to 20 ऐसा डेटा रहता और 10 रहता अगर, तो 10 किधर आता था? इधर, ना कि इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है। कभी भी कंटिन्यूस डेटा में जो अपर लिमिट रहेगा उसको आप इंक्लूड करेंगे, तो अपर लिमिट का जो वैल्यू होगा वो दूसरे वाले में आएगा, मतलब अगर ये 10 to 20 रहेगा तो इसमें आएगा, ना कि इसमें, ठीक है। डिसकंटिन्यूस में ऐसा हो जाएगा, उसमें ही आएगा। नीना ये बोल बेटा, अले 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 छोना छोना। Okay, so what are the main features you observe from the tabular representation? Okay, construct a group frequency table. The first class interval is 0 to 5. Okay, since 5 is not included in 0 to 5, these classes are continuous. कभी भी आपका भाई साहब कंटिन्यूस क्लास तभी होगा जब आप जो डेटा की वैल्यू है उसको अपर लिमिट के हिसाब से नहीं मान रहे, ठीक है, सिर्फ लोअर लिमिट के हिसाब से मान रहे हैं। ओके, सो द क्लास इंटरवल्स आर 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसा हो जाएगा, है ना। कंटिन्यूस है, 5 अगर वैल्यू है तो किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक है। 4 तक की वैल्यू किस में आएगी? इसमें आएगी। अगर 10 वैल्यू है तो किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। Since the biggest number in the data is 32, the last class will be 30 to 35. तो ऑब्वियसली भाई साहब इस पूरे डेटा में देखो बिगेस्ट नंबर आपका कितना है यहाँ पे? 32, तो लास्ट क्लास आपका कितना हो जाएगा? 30 to 35, ठीक है। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। सो डिस्टेंसेस, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी हो गया भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सो दीज आर, आप यहाँ पे फाइल करते जाएंगे। देखो आपने 10 को कहाँ इंक्लूड किया है? तो ये आपका क्या है? कंटिन्यूस क्लास है ना। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 ये आपका कंटिन्यूस क्लास है। 5 भाई साहब किधर आएगा बताओ भाई क्रिश? किसमें? सेकंड बैक्स में आएगा। 5 to 10 में आएगा। ओके, क्यों 5 to 10 में आएगा? अगर ये ऐसा रहता तो किस में आता था? 0 to 5 में आता था। ऐसा रहेगा तो किस टाइप का क्लास हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस क्लास। समझ में आ रहा है ये? देखो 5, 0 to 5, 5 to 10 ऐसे अगर है कंटिन्यूअस क्लास है तो 5 इसमें आएगा, और अगर 0 to 5, 6 to 10 और लेट्स से 11 to 15 ऐसा है तो 5 इसमें आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब 5 किस में आ जाएगा? 5 विल कम हेयर, ठीक है, ओके। 3 किस में आ जाएगा? ऑब्वियसली पहले वाले में आ जाएगा, है ना। 3 विल कम हेयर। 10 किस में आएगा? 10 किस में आएगा? सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, गुड, ठीक है। तो आपका भाई साहब थर्ड इसमें आ गया। 20 किस में आ जाएगा? संकेत 5, 10 है तो उसका तो 5 कर रहा है, क्या किस में आ रहा है? इसमें आएगा। अच्छा ये 5 इसमें, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या ये समझ में आ रहा है कि कहां पे प्लेस करना है? ठीक है, जो बीच के वैल्यूज हैं उनको तो प्लेस हम कर ही सकते हैं,
लेकिन जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जैसे 5 इसमें नहीं आएगा, 5 इसमें आएगा, 10 अगर है वैल्यू तो इसमें आएगा, 15 अगर है वैल्यू तो इसमें आएगा, 20 इसमें, 25 इसमें और 30 एंड अबव इसमें, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, और यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा आपका 40। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर रिसाइड्स इन द रेंज ऑफ लेस देन, अभी देखो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखो होता क्या है, क्यों ऐसे डेटा निकालने के, पहले आप समझिए डेटा को क्यों निकालने की कोशिश की जा रही है। तो साइट से इंजीनियर्स लोग कितने दूर रहते हैं, जितने दूर रहेंगे उतना उनको आने में डिले हो सकता है, जाने में भी भाई साहब डिले हो सकता है, उतना ही उनका ट्रैवलिंग एक एक्सपेंस होगा और परेशानी भी। इंजीनियर्स लोग भाई साहब ऐसा देखेंगे कि अरे इतना दूर पड़ रहा है, पास ही कोई जॉब ढूंढता हूँ, ऐसा हर समय उनके दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखा गया है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या दिखा रहा है, देखो 5, 11, 11, 19, ये कुछ लोग हैं जो 20 किलोमीटर के ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं। बाकी ज़्यादा करके लोग कहाँ पे रह रहे हैं, 20 किलोमीटर के दायरे पे रहे हैं, साइट्स के 20 किलोमीटर दायरे पे ही ज़्यादा करके लोग हैं। बाकी लोग जो हैं मोस्ट द अदर्स आर एक्चुअली स्टेइंग अप। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स रिसाइड इन द रेंज ऑफ लेस देन 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। दैट इज हाउ यू विल इंटरप्रेट द डेटा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन आप पीपल? ओके ओके ओके। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी है भाई साहब, या यही सब है। देखो ये ऐसा पॉइंट पॉइंट में आएगा, इरिटेटिंग वाले सवाल आएंगे, लेकिन सवाल इजीली हल हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, कोई बहुत भारी भरकम फॉर्मूलेज भी इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, आपका मॉइस्चर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। इन अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days was as follows: construct a grouped frequency distribution with classes 84 to 86, 86 to 88 and so on and so forth, ठीक है। सिंस द क्लासेस आर गिवन, तो किस टाइप का क्लास हो गया, ये कंटिन्यूस क्लास हो गया कि नहीं भाई साहब? जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहीं पे ये शुरू हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस क्लास हो गया। अगर कंटिन्यूस क्लास हो गया और मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब 86 किधर आएगा, तो किधर आएगा, इधर, है ना। क्लियर है? 84 किधर आएगा, इधर आएगा। 86 किधर आएगा, इधर। 88 किधर आएगा, इसके बाद वाले में आएगा, 88 to 90 में आएगा, ठीक है। ओके ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, टैली मार्क्स हो गया, फ्रीक्वेंसी 84 to 86 भाई साहब, ये सब हमने लिख दिया भाई साहब। हमको यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिख रही है, देखो हम 100 डिसाइड कैसे करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू बस 98.3 और कुछ दिख रहा है भाई साहब, इतना ही है ना। तो 98 से अगर हम चल दिए तो 98 से चलें तो 100 पे रुकेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, 2 का। ओके, तो आपका 98.1 कहाँ पे आ जाएगा, कब यार 98 किस में आएगा, फटाफट फटाफट 92 पे आएगा। 90 से 98.1 है, हाँ, तो 98 से 100 में आएगा, ठीक है। ओके, 98.1 किस में आ गया, इसमें भाई साहब। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 98.6 है नया, 98.6 किसे, 98 to 100 में। ओके, अरे शरायु 99.2, गट 99.2 है। गिनतियां भूल गए हो क्या भाई साहब? ओए अध्याय 90.3 कहाँ आएगा? ऐसे 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 पता नहीं और क्या थर्ड एम्पायर बुलाया जाए। 92 में। ओके, अमित 86.5, 95.3, संकेत हो गया। अरे क्रिश 94 to 96, ओके 92.9, आई सूरज 92.9 है, कहाँ पे आएगा 94। बाजू वालों का बिल्कुल भी भरोसा मत कर, ऐसे लात मार के तेरे को धक्का में गड्ढे में डाल देंगे भाई साहब। अरे 92.9 है चचा,
कहां पे होगा? ये ठीक है, 92 से 94 तक, ओके, 92.9, 96.3, इस तरह से भाई साहब हम इस डेटा को प्लेस करेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? भाई साहब देखो यहाँ पे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसे सवाल है ये। आप भाई साहब मतलब मैंने कुछ 5-6 लोगों से पूछे और फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग सबका ही गलत आया, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा ध्यान लगाकर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, एक सिंपल सा ध्यान है जिससे आप भटक रहे हैं, मतलब उतना भी ध्यान जितना चाहिए उतना भी नहीं दे रहे हैं। ये तो मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर शुरुआती दौर पे ही आपने भाई साहब जिस डेटा को यहाँ पे प्लेस करना था इधर प्लेस कर दिया तो हो गया भाई साहब कबाड़ा, पूरे डेटा का आपने भाई साहब उल्टा सीधा कर दिया। नाउ वट एवर कैलकुलेशंस यू आर गोइंग टू डू, ऑल इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन, आप डेटा को ठीक से देखना है। ये सब मुंशीगिरी वाला काम रहेगा इसमें, क्लरिकल टाइप का काम रहेगा इसमें। तो 92.7 एग्जैक्टली उसी ग्रुप में प्लेस होना चाहिए जहां पे वो आना चाहिए। अगर आपने 92.7 जो आना चाहिए यहाँ पे उसको इधर डाल दिया, ये इधर डाल दिया, तो पूरा डेटा आपका गलत हो जाएगा। उसके ऊपर जितना भी कैलकुलेशन करेंगे सब गलत होगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी रॉन्ग। ओके, देखो प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर आप लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आती है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, आप देखोगे भाई साहब ये टैली मार्क्स काउंट करोगे, कितना बोला गया भाई साहब 30 डेज, तो इधर 30 आना चाहिए, बस आप खुश, ठीक है। लेकिन इस 30 में आपने इसका इधर इधर किया हुआ तो भी 30 आएगा, समझ में आ रहा है। जिस डेटा को इधर रखना था उसको आपने इधर रखा है तो भी काउंटिंग आपकी 30 ही आएगी। इसीलिए देयर इज नो प्रोसेस टू क्रॉस वेरीफाई, ठीक है। जैसे आपका लीनियर इक्वेशंस हो गया या साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, उसमें आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं जो सवाल आपने किया वो सही है कि नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू डालकर देखेंगे जो प्रॉब्लम दिया वो एक्चुअली मैच कर रहा है कि नहीं, तो आपका सवाल सही है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है, तो अगर आपने इस डंडी को वैसा इधर रख दिया होगा तो भी आपको यहाँ पे 30 ही आ जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई साहब सवाल आप सही कर रहे हैं, बट एक्चुअली में गड़बड़ तब होगा जब आपने यहाँ पे ठीक से अटेंशन पे नहीं किया होगा और जल्दीबाजी में भाई साहब आपने इधर उधर कर दिया होगा। मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स के सवाल अगर आपके और ऑप्शन में आते हैं, और मतलब समझते हैं ना, जिसको आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, स्पेशली बड़े बड़े सवाल जो 4 या 5 मार्क्स के होते हैं उसको आप स्किप कर दीजिए, दूसरा कुछ अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। बिकॉज दीज आर, क्योंकि यहाँ पे आपसे थोड़ी बहुत लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है, ठीक है, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स, ठीक है। और मतलब ये अभी यहाँ पे डेटा को ऐसे सेग्रीगेट, अगर आपके ऑप्शंस में आ रहा है ये, अगर और ऑप्शन में आ रहा है तो ट्राई एंड अवॉइड दिस, ठीक है, ट्राई एंड अवॉइड दिस, ये मेरा मानना है। बाकी आपको अगर लगता है कि इससे आपका जम रहा है या इट्स ओके विथ यू, देन एब्सोल्युटली फाइन, नो ऑब्लिगेशंस हियर, बट ट्राई एंड अवॉइड दीस सम्स इफ दे आर गेटिंग यू मार्क्स, लेट 4-5 मार्क्स का कोई सवाल आ गया तो, क्योंकि गलतियां होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन आप पीपल? देखो वहां पे आ गया 30। अभी समझो तुमने एक डंडी इधर खींच दी रही होगी और इधर एक कम डंडी खींची है, तो यहाँ पे कितना होता था 8 और यहाँ पे कितना होता था 3, लेकिन तुमको फिर भी 30 मिलता था और तुम भाई साहब कुछ हाँ हमारा तो ठीक ही आया है, लेकिन एक्चुअली में तुमने गड़बड़ किया है, ठीक है। ओके, सो विच मंथ और सीजन डू यू थिंक द डेटा इज अबाउट? देखो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो कि किस मंथ के बारे में ये बोला जा रहा है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर का कंटेंट, और वाटर वेपर का कंटेंट आपका जैसे ड्राई सीजन में आपका वाटर वेपर का कंटेंट काफी कम हो जाता है। अगर आप बाहर जाते हैं और आप पूरा भीग जाते हैं बारिश में तो हम बोल रहे हैं 100% ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पे सारे देखो ऑलमोस्ट क्लोज है 100% के, सो दिस इज हैज टू बी अ क्लोज टू मानसून सीजन, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली अ मानसून सीजन, डेटा अपीयर्स टू बी टेकन इन रेनी और मानसून सीजन, ठीक है। एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे हाई है, 90% से ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब वो जरूर बादलों की वजह से होगा और उमस ज्यादा है एनवायरमेंट में, ठीक है। ओके ओके ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा? रेंज ऑफ दिस डेटा कितना हो जाएगा बोलो? अरे बोला ना बोला भाई साहब, रेंज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आप यहाँ पे भाई साहब 99.2 माइनस 84.9 तो 14.3 इन परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका परसेंटेज में दिया हुआ है। तो रेंज ऑफ दिस डेटा इज मैक्सिमम वैल्यू, रेंज ऑफ दिस डेटा विल बी मैक्सिमम वैल्यू माइनस किसी भी डेटा का ये रेंज होगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ओके, द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड
टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, देखो ये है भाई साहब, ऐसे ही सवाल रहेंगे इरिटेटिंग वाले, ठीक है। मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। हालांकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफी इजी सवाल है, ऐसा कुछ आपको भाई साहब बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दीज आर क्रैकेबल प्रॉब्लम्स, बट ऑल दैट you have to require is to pay attention to this. Represent the data given above by a group frequency distribution table taking the class interval as 160 to 165, 165 to 170 ऐसा, ठीक है। ये अक्षिता, ये कैसा क्लास इंटरवल है? अक्षरा, कैसा क्लास इंटरवल है ये? तीसरी या चौथी बार रिपीट किया जा रहा है इस चीज को। अरे कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि जहां पे खत्म वहीं से शुरू, ठीक है। 160 टू 165, 165 टू 170 ये आपका एक कंटिन्यूअस क्लास हो गया, ठीक है। क्लियर है? दिस विल बी अ कंटिन्यूअस क्लास। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 165 आया, आप किसको मतलब 165 को किस क्लास में डालेंगे? इस वाले में। 170 आया तो इसके बाद वाले में डालेंगे। क्लियर है? ओके। सो द मिनिमम एंड द मैक्सिमम हाइट्स इन द गिवन डेटा आर, तो जब भी आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनानी रहती है तो आप मिनिमम और मैक्सिमम हाइट्स को डिटरमिन करते हैं। तो इस पूरे को भाई साहब ऐसे नाम जपते रहिए। अरे 150 पूरे लाइन में देखिए, यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 150, ठीक है। इस पूरे लाइन में देखिए भाई साहब, और कोई, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा आ रहा है? यहाँ पे तो 150 से नीचे कोई नहीं है, मतलब 150 के आजू बाजू कोई नहीं है ना, सब 150 के ऊपर वाले हैं। नीचे वाले लाइन में देखिए सभी 150 के ऊपर वाले दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक ये 150 मिल रहा है और ये एक 150 मिल रहा है। दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू पे आते हैं। देखो सबसे ऊपर वाले लाइन में आपका हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? 172 है भाई साहब। ओके 172 है। कैसे ज़्यादा कोई बड़ा है भाई साहब? नहीं, नीचे वाले में आ रहे हैं अभी, ठीक है। सेकंड वाले लाइन पे आते हैं। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है भाई साहब आपका? 170 हाईएस्ट है। ओके तीसरे वाले लाइन में आते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 173। तो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 172। इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 170। और इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 173, ठीक है। तो इसका मतलब पूरे डेटा का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 173, ठीक है। सो दैट विल बी 173। सो द क्लासेस, तो आप भाई साहब अगर क्लास को डिवाइड करना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 150 टू 155, 155 टू 160 और कहाँ तक जाएंगे? लास्ट वाला क्लास आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको 173 को इंक्लूड करना है। द लास्ट क्लास हैज टू बी बिटवीन 170 टू 175। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया ना भाई साहब। तो हाइट्स टैली मार्क्स हो गए ये भाई साहब आपके, ठीक है। 150 टू 155, ठीक है। सो आप जैसे जैसे देखो ये 161 है, 161 को किस में इंक्लूड करोगे भाई साहब? इसमें, ठीक है। 161 में 150 को किस में इंक्लूड करोगे? दिस वन, ठीक है। 54 को इसमें, 65 को भाई साहब किस में इंक्लूड करोगे? इसमें। 68 को भाई साहब किस में इंक्लूड करोगे? इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप करते जाएंगे भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आया कितना? 151। 151 किस में आएगा भाई साहब? ऑब्वियसली इसमें आ जाएगा, ठीक है। 151 विल कम देयर, ओके। 162 भाई साहब इसमें आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके ओके 160 किस में? 172 भाई साहब आ गया। 160 किस में आएगा? 160 सेकंड वाले में आएगा कि थर्ड वाले में आएगा? थर्ड वाले में आएगा। ओके चलिए वैसे, ठीक है। सो दैट इज हाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू क्रिएट द एंटायर डेटा। ठीक है। ओके सो ये हो गया आपका भाई साहब एंटायर डेटा। ये हो गया 12, ठीक है। आपने टैली मार्क्स वहाँ पे गिना हुआ है, 5 5 10 और 2 12, 5 और 4 9, ऐसे टैली मार्क्स को आप गिनते जाएंगे। सो दीज आर बेसिकली योर डेटा। तो टोटल आपका कितना हो गया यहाँ पे? 50। क्या ये सही है? मतलब इसके हिसाब से तो सही है, 50 स्टूडेंट्स के हिसाब से कम आपकी फ्रीक्वेंसी की, मतलब आपने कोई डेटा मिस नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने सबको सही सही डाला होगा, ठीक है। तो वो एक बार रीचेक करने की ज़रूरत है। ओके What do you conclude about the heights from the table? तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? On conclusion, we can draw from the above table is that more than 50% of the students are shorter than 165 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखो 165 सेंटीमीटर के पहले कितने लोग हो गए? 12 + 9 21, 21 + 14 कितना हो गया भाई साहब आपका? 21 + 14
ठीक है, 35 हो गया। तो आपका भाई साहब 50 का आधा कितना होता है, 25, और ये कितना है 35। सो 35 स्टूडेंट्स आर लेस देन कितना, लेस देन भाई साहब आपका कितना 165 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मतलब मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ हाइट लेस देन, हैविंग अ हाइट शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट वन मोमेंट। Okay, so on conclusion we can draw. Okay. Okay people, this is the data. A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million. जब भी हम एयर के पोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, whenever we talk about air pollution, ठीक है, एयर पोल्यूशन हमेशा आपका भाई साहब ppm रीडिंग के साथ होता है। ये इसका यूनिट होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन, क्या टाइम क्या हुआ है, 5 बजे का टाइम है, कभी भी चला। ठीक है, A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide. Sulfur dioxide भाई साहब क्या है, एयर में pollutant है। This is basically a pollutant in air, ठीक है, in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. ये भाई साहब आपका डेटा है, 30 दिनों तक सैम्पलिंग हुई है और 30 दिनों तक भाई साहब कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, that has been basically piled up. तो data obtained for 30 days is as follows. तो यहाँ पे 0.03 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। मतलब होता क्या है, देखो पार्ट्स पर मिलियन, अगर आपने 10⁻⁶ बेसिकली 1 मिलियन होता है, ठीक है, 1 मिलियन क्यूबिक एयर आपने अगर लिया तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कितना मिलेगा आपको, 0.03 क्यूबिक, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहेगा। ठीक है, ओके, सो मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डेटा विद क्लास इंटरवल्स एज 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08 एंड सो ऑन। ठीक है, किस तरीके का आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूअस। ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपको देखा जाए भाई साहब पहले वाले लाइन में मिनिमम आपका कितना है, देखो अब वो तो दिख ही रहा है, यहाँ पे बोल ही दोगे आप। ठीक है, बट व्हाट इज द मिनिमम इन द फर्स्ट लाइन, 0.02 है ना, 0.02 मिनिमम है आपका, है कि नहीं, इससे कम में तो और कुछ नहीं है। सेकेंड लाइन में आपका मिनिमम क्या है, देखो 0.01, ठीक है, 0.01 जो यहाँ पे भी आ रहा है और भाई साहब आपका यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, कह रहे तो आपका पूरे डेटा के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.01, ठीक है, 0.01। और भाई साहब आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पहले वाले लाइन में देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.18, तो क्या 0.20, ठीक है, मतलब आपका भाई साहब इसमें कितना हो जाएगा, 0.22 हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, तो आपका ऑब्वियसली 0.22 हो गया। आर बी क्लियर? तो इसका मतलब आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 0. पूरे डेटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका 0.22। ठीक है, सो द क्लास ऑफ इक्वल साइज आर 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड टैली मार्क्स 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये टैली मार्क्स हो गया, दीज आर द टैली मार्क्स, 0.16 हो गया ये। ठीक है, सारे टैली मार्क्स को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो व्हाट विल बी द टोटल टैली मार्क्स आउट हियर,
दिस इज द टोटल टैली मार्क्स एंड व्हाट इज द टोटल टैली मार्क्स आउट हियर 30, ठीक है 30 हो गया आपका टैली मार्क्स। फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11, ठीक है कितना ज्यादा था 0.11 से ज्यादा कितने था 0.11 से ज्यादा कहां पे होगा बताइए। फॉर हाउ मेनी डेज was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million, 0.11 से ज्यादा 9 डेज ही होगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाज मोर देन फॉर 8 डेज होगा यहाँ पे, ठीक है 0.11 से ज्यादा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, पूरे डेटा को देखना पड़ेगा, इसको देखकर नहीं बता सकते क्योंकि 0.11 यहाँ पे बीच में कहीं पे आ रहा है ना। आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि 0.11 से ज्यादा कितना है। देखो ये तो होना ही होना है ना, ये तो 0.11 से ज्यादा होगा ही, ये भी भाई साहब आपका 0.11 से ज्यादा होगा, ठीक है। आपको भाई साहब कहां से कहां तक, और ये भी भाई साहब होगा 2 + 4 5 6 7 8, तो आपका 0.12। अभी इस डेटा में आप देखोगे कि 0.11 और 0.12 में कितने हैं, तो ये तो देखना मुश्किल है। यहां पे देखिए 0.11 और 0.12 में कितना आएगा, मतलब 0.12 आपको तो यहां पे मिलेगा नहीं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये कहां तक होगा डेटा, 0.11 तक ही होगा क्योंकि 0.12 की गिनती तो आप यहां से कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 + 4 + 2 दैट विल बी 8, ठीक है 0.11 विल बी 8। The marks scored in the test of Marathi are recorded as follows. Prepare a group frequency table by inclusive method taking class size of 10. अभी ये inclusive method मतलब क्या होता है, वही 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा, 0 to 10 फिर 11 to 20 ऐसा discontinuous नहीं होगा, continuous और inclusive both are the same, ठीक है। ओके सो अभी आप भाई साहब यहाँ पे क्लास इंटरवल टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 11 to 20, 21 to 30 हैं, यहाँ पे इंक्लूसिव क्यों कर लिया भाई साहब ये, ओके ये एक्सक्लूसिव होगा यहाँ पे, अगर ऐसा है ना भाई साहब ये एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड कर रहे हैं आप, ये एक्सक्लूसिव मतलब आप एक्सक्लूड कर रहे हैं उस वैल्यू को, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव होगा, बट दिस इज हाउ द डेटा वुड बी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एक्सक्लूसिव मेथड में करते हैं, सो दिस इज व्हाट वी गेट एज अ डेटा। ये भाई साहब आपका ऐसा ही है, इस ऐसे सवालों में आप ज़्यादा करके सवाल को सही ही करेंगे अगर आप ध्यान से कर रहे होंगे, लेकिन टाइम बहुत जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है टू स्किप दिस, स्किप इट। अगर और में आ रहा है तो इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सवाल में टाइम बहुत जाएगा और किसी एक में फंस गए तो बाकी का भाई साहब कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके तो आपका भाई साहब टोटल यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो टोटल n, ये जो n की वैल्यू है इसी को हम क्या लिखते हैं, देखो सिग्मा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा, ठीक है। सिग्मा मतलब होता है भाई साहब टोटल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे भाई साहब सिग्मा, या हम इसको टोटल भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं पे हम इसको समेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज समेशन। सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज को अगर आप ऐड करेंगे तो दिस विल बी सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक्चुअली सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता क्या है, देखो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। तो सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू F1 + F2 + F3, ऐसा करते करते कहां तक भाई साहब, F7 तक, ठीक है। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है टोटलिंग। जब भी आपके लास्ट लाइन में ये सिग्मा साइन आता है तो उसका मतलब हो गया टोटल, जितने भी वैल्यूज हैं उनका हम क्या ले रहे हैं, टोटल वैल्यूज। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। 48 oranges were picked up at random from a basket. Their weights in grams are recorded as follows. तो ये भाई साहब उनके weights हो गए इन ग्राम्स में। Prepare a group frequency distribution table by taking suitable classes of width 10 grams and mid value of first class correspond to 115 grams, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्लास इंटरवल हो गया, टैली मार्क्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लास विड्थ तुमने लिया हुआ है भाई साहब 10, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा लंबे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट कितना होगा क्लास का, वी विल अंडरस्टैंड दिस लेटर टुमारो, ठीक है। 9th standard state board can go home.